नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और अब एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा से पारित हुआ राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को संरक्षण का प्रावधान, संसद की मंजूरी के बाद अध्यादेश की लेगा जगह। सेवानिवृत्त हो रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित 4 सांसदों को दी गई विदाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने की सदस्यों के योगदान की सराहना। पुराने अनुभवों को याद करते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के साथ साथ हमेशा सदन और देश की भी की चिंता। उत्तराखंड में हुई त्रासदी के बाद राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद के दोनों सदनों में बयान। अब तक 31 लोगों के शव मिले। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान जारी। अफगानिस्तान में काबुल नदी बेसिन पर शहतूत बांध बनाएगा भारत। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मोर्चे पर सहयोग का दिया भरोसा। और भारत में तेज गति से जारी है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। 13 फरवरी से दी जाएगी वैक्सीन की दूसरी डोज। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाके में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नज़दीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषि गंगा घाटी में आई बाढ़ से मरने वालों की जो संख्या है वो 31 तक पहुंच गई है। वहीं एनटीपीसी की क्षतिग्रस्त तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और एसडीआरएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। बचाव के लिए सुरंग की दूसरी तरफ से ड्रिल करके अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि तपोवन डैम की वजह से आसपास के कई गांव त्रासदी की चपेट में आने से बच गए और नुकसान कम हुआ। और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों को यह आश्वस्त किया कि भारत हमेशा उनके साथ है। इस वर्चुअल बैठक में दोनों देशों के बीच काबुल की नदी पर शहतूत बांध के निर्माण को लेकर करार पर हस्ताक्षर भी हुए। अफगानिस्तान और भारत के बीच मंगलवार को आयोजित वर्चुअल समिट में एक अहम समझौता किया गया। इसके तहत भारत काबुल की नदी पर शहतूत बांध का निर्माण करेगा। इसके लिए भारत अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण सहभागी रहा है।
उन्होंने कहा कि काबुल में शहतूत बांध पर जो समझौता किया गया है वो दोनों देशों की प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाता है। ये बदरखसा से निमरोज और हेरात से कंधार तक हर अफगान भाई और बहन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत आपके साथ खड़ा है। आपके धैर्य, साहस और संकल्प की यात्रा के हर कदम पर भारत आपके साथ रहेगा। कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी एकता या हमारे विकास को प्रभावित नहीं कर सकती। वहीं भारत के सहयोग के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि दक्षिणी एशिया की समृद्धि, कनेक्टिविटी और स्थिरता के लिए एक संप्रभु और एकजुट अफगानिस्तान आवश्यक है। एक निकट पड़ोसी और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही अपने क्षेत्र को आतंकवाद और उग्रवाद से और ऐसे भयंकर संकट से मुक्त देखना चाहते हैं। भारत एक ऐसी शांति प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है जो अफगानिस्तान के नेतृत्व में हो, अफगानिस्तान के स्वामित्व में हो और अफगानिस्तान के नियंत्रण में हो। This is the moment where regional consensus and international consensus on the need for guarantees for a stable and prosperous Afghanistan are essential. We must ask the world to ask all stakeholders to respect the rules of sovereignty in international relations, stop giving sanctuaries, and stop interfering in the affairs of their neighbors. शहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा होगी। साथ साथ काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारत की ओर से भेजे गए कोविड वैक्सीन को लेकर कहा कि संकट के इस घड़ी में इससे बड़ा तोहफा अफगानिस्तान के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ट्वेरी की तरफ से आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार हैं। सम्मेलन में कई देशों की सरकारें, बिजनेस लीडर, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, युवा और सामाजिक संगठन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े होंगे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित अनेक गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। बिहार में आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में आज कुल 17 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें से बीजेपी के 9 और 8 जेडीयू से हैं। पटना में राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण को रवाना किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ममता बनर्जी की सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष झारग्राम जिले के लालगढ़ में एक जनसभा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल जो है वो 30 मई तक है। परिवर्तन यात्रा बंगाल में जिस तरीके से ममता जी ने राज चलाया है, उस राज्य के खिलाफ, उस परिस्थिति के खिलाफ असल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उसको पूरा करने के लिए
हम कृत संकल्प हैं। हम आपके साथ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अनेक होय छे ममताजी, परिवर्तन चाहे छे बंगला। बंगाल परिवर्तन चाहता है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर उपद्रव की घटना के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दीप सिद्धू को आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रज्ञा गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी की 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू और 3 अन्य आरोपियों की जानकारी देने के लिए 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की थी। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान संगठनों की मांग के समर्थन में 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़पें हुई थीं। बहुत से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले तक पहुंच गए थे। देश में अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में सबसे तेज गति से महज 24 दिन में 60 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि देश में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40% से कम हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को अब तक टीका नहीं लगाया जा सका, उनके लिए 24 फरवरी तक मॉपअप राउंड का आयोजन किया जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन का जो दूसरा डोज है वो 13 फरवरी से दिया जाएगा। सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको कम से कम एक बार वैक्सीनेशन के लिए कोविन के माध्यम से शेड्यूल कर लिया जाए 20 फरवरी तक। हमने ये निर्देश भी दिए हैं कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को मॉपअप राउंड यानी जो शेड्यूल्ड राउंड से छूट गए लोग, उनके लिए मॉपअप राउंड 24 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड वैक्सीन का पहला डोज पाने वाले में 97% से ज्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के अनुभव से संतुष्ट हैं। ये 7,75,000 लोगों द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सेज पर आधारित है। 97% लोगों ने कहा कि वो ओवरऑल वैक्सीनेशन के एक्सपीरियंस से संतुष्ट हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज डॉक्टर M.A. इब्राहिम की पुस्तक द ब्यूटीफुल वर्ल्ड का विमोचन किया। इस पुस्तक में डॉक्टर इब्राहिमी ने अपने विदेश यात्रा अनुभव लिखे हैं। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर उनकी उपलब्धियों को याद किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।